नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज पूरे दिन देश की राजनीति का सबसे बड़ा विषय बना रहा सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर मंतर से अस्पताल ले जाना। 21 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस ने आज चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस कार्रवाई के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। राहुल गांधी का ट्वीट आ गया, योगेंद्र यादव तो फिजिकली वहां पहुंच गए, अरविंद केजरीवाल एक दिन पहले पहुंच गए थे, प्रशांत भूषण हो, अरुंधति राय हो, तृणमूल कांग्रेस के सागरिका घोष और महुआ मोइत्रा हो, वामपंथी दलों की पूरी जमात हो और वो जेएनयू का पूरा डपली गैंग से लेकर के तमाम लोग वहां पर अपनी हाजिरी लगा चुके हैं और डपली भी बजा करके आजादी के और तमाम दूसरे नारे लगा चुके हैं, हम और आप जानते हैं। पुलिस का कहना एक्चुअल में ये है, ये जो कहा जा रहा है ना कि सब लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल दिया गया, तो पुलिस का कहना ये है कि उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी किसी व्यक्ति का जीवन बचाना भी है। और 2 दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने ये प्रशासन को निर्देश दिया था कि वांगचुक के स्वास्थ्य की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए अथवा चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। तो आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मानव जीवन बचाने की कार्रवाई थी या क्या ये संसद के मानसून सत्र के पहले जो संभावित राजनीतिक नुकसान हो सकता है इससे, और 20 जुलाई को जो एक मार्च करने की बात ये लोग कर रहे हैं और उधर उमर अब्दुल्ला भी कर रहे हैं, उससे बचने के लिए ये कार्रवाई की गई है। तो यही समझने के लिए सीधे जुड़ जाते हैं मेरे साथ 2 खास मेहमान और आपके जाने पहचाने चेहरे जुड़ रहे हैं, अभिषेक तिवारी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। तो दोनों को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। दोनों वरिष्ठ पत्रकारों को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम। तो भट्ट साहब, देखिए पूरा घटनाक्रम हमारे और आपके सामने है। 21 दिनों से ये जंतर मंतर पर अनशन कर रहे थे, उनकी मांगे भी सर्वविदित थी। स्वास्थ्य लगातार गिरने की बात वो खुद अपने वीडियोस में कह रहे थे, कल भी कह रहे थे कि अब वाइटल प्रभावित होंगे, उसके बाद मेरी मौत हो जाएगी, उसके बाद मैं भूत बन करके आऊंगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रशासन को उनके स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए कहा ही था, जरूरत पड़ने पर आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध कराने की बात भी कही थी। अब दिल्ली पुलिस अगर अस्पताल ले गई है तो ये विपक्षी दल हंगामा क्यों कर रहे हैं, सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? अभी आपने कहा था कि कौन कौन आया। आ, 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 कि वो ढकली गैंग आया, वो सीपीआई का आया, सीपीएम आया। जब आप अपने घर में बरसात के महीने में काफी हो जाते हैं कॉकरोच, तो दरवाजे के पीछे, दरी के नीचे, अलमारी के पीछे जब आप हिट डालते हैं तो सारे कॉकरोच बाहर आ जाते हैं। तो जिस तरीके से मोटा भाई ने पूरे देश में जो डाला है पेस्टिसाइड या जो टर्माइट किलर, ये उसका परिणाम सामने आ रहा है। एफसीआरए एक्ट में अमेंडमेंट हो गया है, एफसीआरए के रूल में अमेंडमेंट हो गया है। अब विदेश से पैसा आप लाएंगे तो पूरा हिसाब देना पड़ेगा। आप देश में कहीं रहते हो लेकिन उसका उसका जो बैंक अकाउंट है वो दिल्ली के संसद बार में जो स्टेट बैंक की शाखा में खोलना पड़ेगा, पूरा हिसाब देना पड़ेगा। अभी जून में जो नए रूल्स एनफोर्स हुए उसमें यहां तक कहा गया है कि इस पैसे का प्रयोग इवेंजेलिकल एक्टिविटी में नहीं होगा। इवेंजेलिकल एक्टिविटी केवल चर्च करती है, वो भी प्रोटेस्टेंट चर्च अमेरिका वाली, यानी हिंदुओं को ईसाई बनाना। उसमें और खुलासा करते हुए आगे कहा गया है इस पैसे का प्रयोग प्रोजेलिटाइजेशन में नहीं होगा, यानी हिंदुओं को का क्रिश्चियनिटी के धर्मांतरण में नहीं होगा।
उसके बाद क्रैकडाउन हो रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में, क्रैकडाउन हो रहा है राजस्थान के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, क्रैकडाउन हो रहा है गुजरात के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में भी शुरुआत हो गई है। और नक्सल मूवमेंट का नाश तो हो ही चुका है देश में, अरबों डॉलर इसमें आ रहा था। अब जो है वो अमित शाह पीछे पड़ गए ड्रग के धंधे के पीछे। अगर ड्रग का ही का रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, अकेले पंजाब में ड्रग का जो कारोबार है वो 60,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से ढाका से लेके इस्लामाबाद तक भूकंप भी झटके क्यों आ रहे थे? ढाका क्यों परेशान था? एक ढाका से अखबार निकल, यानी सूर्य की पहली किरण, वो इतना ज्यादा परेशान था, वो मार्च से ही कह रहा था कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी, बड़ा गजब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, दोनों के रिश्ते खत्म हो जाएंगे देशों के, इंडिया पे और इंडिया बांग्लादेश पे कब्जा कर लेगा। ये उसका कल्बिनेशन आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये अमेरिका के डीप स्टेट की सीआईए की बहुत ही स्टैंडर्ड ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। दुनिया के हर देश में अस्थिरता पैदा करो, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पैदा करो, उसी देश के अंदर से फिफ्थ कॉलमिस्ट यानी आस्तीन के सांप पैदा करो और देश को जो है उस देश को गड़बड़ाओ। अभी आपने देखा होगा, अभी हाल में ही यूरोपियन यूनियन ने इंडिया से बायलैटरल ट्रेड डील की है, अभी 2 महीने हुए हैं मुश्किल से, और भी ब्रिटेन ने भी की है। आज जर्मनी की हालत इतनी खराब है कि वो आईएमएफ के सामने लोन मांगने जा रहे हैं। यही हाल इटली का है। अब उनको लगता है कि अगर इंडिया को 4 हिस्से में बांट लेंगे और अपने चिंटू ये जो है ढपली गैंग वाले और राहुल गांधी अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो इंडिया हमारा मार्केट बन जाएगा। नरेंद्र मोदी के रहते यूरोप का और अमेरिका का मार्केट इंडिया नहीं बन सकता। हम उतना ही सामान आपसे लेंगे जितना जो हमें आवश्यकता होगी, और बाकी आप हमको टेक्नोलॉजी दीजिए। बराबरी के मामले में हर मामला जो है बायलैटरल लेवल पे होगा, और हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हम आपके एलाई नहीं हैं। अभी आपको याद हो मार्को रूबियो अमेरिका विदेश मंत्री भारत आया था जून में, और जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो लगातार कह रहा था इंडिया इज ए स्ट्रेटेजिक एलाई, जबकि एस जयशंकर लगातार कह रहे थे इंडिया इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। पार्टनर बराबर के लोग होते हैं, एलाई आपका चेला और चिंटू होता है। तो भारत को ये स्वीकार नहीं है। अब 12 साल नरेंद्र मोदी सरकार को हो गए हैं, और ये जो आपका जो पंच मक्कार है, ये आपके मुल्ला और मिशनरी और मैकाले और मार्क्स और मीडिया, इससे कैसे डील किया जाता है? शाहीन बाग में आपने देखा, दो दिसंबर 19 से फरवरी 2020 तक शाहीन बाग में जिहाद हुआ नागरिकता कानून को लेकर के। एक साल जो है पूरे 2021 में जिहाद हुआ किसान आंदोलन के नाम पर, तो सरकार ने उसको शांतिपूर्ण झेला। और शाहीन बाग में और किसान के आंदोलन में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे इनकी पूरी कोशिश थी कि पुलिस का लाठीचार्ज हो, पुलिस की गोली चले, या कम से कम लाठीचार्ज तो हो ही जाए। अब ये जब आया दीप के भारत में अपना प्रदर्शन करने, तो इसको उम्मीद थी कि हमको परमिशन नहीं मिलेगी और हम संसद मार्ग के थाने में पहुंच के हंगामा करेंगे। दिल्ली पुलिस ने उसको एयरपोर्ट पे ही परमिशन थमा दी, तो इट वॉज ए शॉक फॉर हिम। और उसको कहा गया कि भाई 5 बजे तक आपको धरना दे सकते हैं आप। वो 4 बजे ही गर्मी से बेहाल हो गया और एसी कार में आके लेट गया, ये गर्मी तो भाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ये स्थिति है कि अब जो है इनका मूवमेंट एकदम फिजल आउट कर गया है, फॉयल कर गया है। कांग्रेस ने जो है 20 दिन चुप रही, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने कहा कि, और कांग्रेस को डर था कि अगर ये मूवमेंट इस तरीके का अगर दिल्ली में अगर केंद्र सरकार के खिलाफ होगा, तो उसकी भी सरकार है हिमाचल में और तेलंगाना में और कर्नाटक में और कई राज्यों में वो सरकार की पार्टनर है, झारखंड में है, तमिलनाडु में है, तो वो पीछे किए रहे। अब और पिछले 12 साल का रिकॉर्ड है, हर संसद के सत्र के पहले कांग्रेस कोई ना कोई हंगामा खड़ा करती है। आपको याद होगा अभी इस साल के शुरू में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अब की बार कोई शगुफा नहीं ला पाए वो लोग, कि किस बहाने से संसद की कार्रवाई को बाधित किया जाए। तो ये और इस समय कांग्रेस के सामने तात्कालिक कारण है कि डिलिमिटेशन बिल को रोकना। डिलिमिटेशन बिल अगर पास हो गया तो कांग्रेस का भविष्य बहुत अंधकार में हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म उनका जो समय जो उनका टारगेट है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर को घटाओ। बीजेपी का वोट शेयर 2024 में सीटें कम होने के बावजूद 37% था और कांग्रेस का 21% था। उस पर आएंगे भट्ट साहब, उस पर आएंगे जी। तो बस तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को ये लगता है
कि हम नेगेटिव इश्यूज पर नैरेटिव बना करके हमने बीजेपी की सीटें कम कराई 2024 में, और इसी नेगेटिव राजनीति पे अगर हम चलते रहे तो हमको 29 में भी सफलता मिल सकती है। लेकिन उस सफलता में सबसे बड़ी बाधा है डिलिमिटेशन बिल, इसलिए बवाल हो रहा है ये। अभिषेक जी, एक पक्ष जी तो वो है जो पुलिस कह रही है, जो सरकार की तरफ से तो किसी ने कुछ कहा नहीं, पुलिस ही के बयान आए हैं। अच्छा, विपक्ष का कहना यह है कि साहब शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, उसको दबाया जा रहा है, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, संसद शुरू होने से पहले सरकार विपक्षी मुद्दों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, पुलिस ने आवश्यकता से अधिक बल किया है, सरकार अपनी आलोचना से घबराती आ रही है, और सबने लगभग एक सुर से, शरद पवार से लेकर के आज तो तमाम ही कूद पड़े अपने अपने बयान लेकर के। तो सवाल ये है कि जो पुलिस का तर्क है कि यदि कोई आदमी 21 दिन से अनशन पर बैठा हुआ है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, न्यायालय का उसमें निर्देश हमारे सामने है, तो प्रशासन जो है वो मूक दर्शक बन करके तो रह नहीं सकता है। यदि किसी की जान को खतरा पैदा हो गया है तो चिकित्सा उपलब्ध कराने का भी राज्य का दायित्व होता है, पुलिस का दायित्व होता है। तो आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? सर देखिए, 4.5 दशक से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। आप लिफाफा देखकर खत का मजमून आप लोग भांप जाते हैं। कल जैसे ही मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि कल जैसे ही अनुराग कुमार जी दिल्ली के कमिश्नर बने, मैंने बोला कि कल के कल ये आंदोलन जो है इसका इतिश्री हो जाएगा। उसके 2 कारण है सर। पहली बात कि सरकार चाहती थी कि एक बार जनता स्वयं सोनम वांगचुक का पोस्टमार्टम करे, उनका पास्ट फ्यूचर, उनकी पहली पत्नी के बाद किस किस प्रकार से ग्रांट मिले, हैं? कैसे कैसे एनजीओज फॉरेन इन्वॉल्व हुए, जिसके बारे में सर भी बात कर रहे थे कि अब तो एफसीआरए आ गया, बड़ा मुश्किल हो गया। यूनिवर्सिटी में आज तक यूजीसी में अपनी डिग्रीज नहीं दी हैं। मैं वहां नहीं जाऊंगा सर, मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। ये जो कांग्रेस बातें कह रही है, इसको अधिकार भी है कहने का। 21 दिन से मैं भूखे हड़ताल करने लगूं और कहूं कि हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए। छोड़िए प्रधानमंत्री, भगवंत मान से तो आप मानते हैं सर मैं ज्यादा क्वालिफाइड हूं, इंजीनियर आदमी हूं भाई। तो मैं 21 दिन के लिए अनशन पे जाकर के कहूं कि मुझे ड्रग मुक्त करना है, 4.5 साल फेल रहे हो, मुझे पंजाब का सीएम बनाओ, तो केजरीवाल बना देंगे? क्या दिक्कत है? 21 दिन रह जाएंगे, स्टील के ग्लास में जूस पी लेंगे, मौसमी का, गुजार लेंगे 21 दिन। ये जो गांधीवाद के आंदोलन का भी एक पूर्व भयंकर कांग्रेसी रहे, उन्होंने पूरा चिट्ठा लिखा कि सोनम वांगचुक का ये आंदोलन गांधीवादी है। 3 दिन पहले तक तमाम कांग्रेसी सोनम वांगचुक और इस कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट को फ्रॉड बता रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था भैया हमारा पंजाब में भी इलेक्शन है। अब ये लोग कह रहे हैं कि मोदी डरता है। अच्छा, मोदी डरता है? केतकी दवे नाम की एक फिल्म एक्ट्रेस थी महाराष्ट्र की, ठीक है, और उसने सिर्फ एक पोस्ट लिखा था, शरद पवार का नाम नहीं लिया था, कहा था जो झूठ बोलता है उसका मुंह टेढ़ा होता है। केत की चितले, केत की चितले, सॉरी जी, केत की चितले। अरे कई महीने जेल में रही थी वो, 40 दिन। जी, एक दिन जिस तरह से पुलिस उठा के लेके गई, मोदी डरता है? अरे आप लोग 2014 के बाद पैदा हुए, हम सब 2014 के बाद थोड़ी ना पैदा है। असीम त्रिवेदी नाम का एक कार्टूनिस्ट था, वो तो लेफ्टिस्ट भी था, उसने एक कार्टून बना दिया था, अरेस्ट हो गया। और बताएं, बाबा रामदेव की तो लिटरली
हत्या करने का प्रयास किया गया था, वो तो आमरण अनशन पर भी नहीं थे, वो तो उपवास पर भी नहीं थे। इसलिए पहले चरित्र किसका बढ़िया है वो देख ले, किसके कितने करप्शन रहे हैं और किसका कितना लाइफ ये रहा है। अब आते हैं दिल्ली के महामहिम श्री श्री 1008 अरविंद केजरीवाल, सच्चाई के देवता के ऊपर, क्योंकि इनका भी तो पोस्टमार्टम करना बहुत आवश्यक है सर, क्योंकि ये भी तो कह रहे हैं कि भैया नहीं एकदम एजुकेशन तो कमाल का है। सर इन्होंने 12th पास को अपना एजुकेशन मिनिस्टर बनाया था दिल्ली का, मनीष सिसोदिया, जिसने बोला आज एजुकेशन मेरा सेकेंडरी काम है, पहले स्कूल के ठीक सामने बियर बार खोलना है, बढ़िया दारू की दुकान खोलनी है, एक के साथ एक फ्री। ये है सर इनके एजुकेशन मिनिस्टरों के हाल। पंजाब के सीएम का मैंने बता ही दिया। एक पहले नैतिक ईमानदार आदमी लेकर के आओ और प्रधानमंत्री मोदी के आसपास भी रख के दिखाओ, जिसने आज तक अपने परिवार वालों का भला ना किया हो, अपने सगे संबंधी किसी दूर दूर के रिश्तेदार का। इतने साल सीएम रहे, इतने साल से पीएम है, इतने दिनों के राजनीतिक सफर में फिर बात करना। अब आते हैं कि फिर ये हो क्यों रहा है। आप बताइए सर, बंगाल चुनाव के हारने के बाद जैसे जब कोई बड़ा अर्थक्वेक आता है तो उसके जो आफ्टर शॉक होते हैं वो खतरनाक होते हैं। वही तो है। बंगाल चुनाव के बाद जो अगला इलेक्शन हुआ पश्चिम बंगाल में, उसमें पहली बार हिस्ट्री क्रिएट हुई और फाल्ता में 100% हिंदुओं ने सिर्फ एक पार्टी को वोट किया, वो बीजेपी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है सर। किसी स्टेट में किसी जगह पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैंने पूरा वोट कैलकुलेट किया, 100 मतलब 100% वोट, एक भी वोट किसी सेकुलर पार्टी को नहीं मिला हिंदुओं का। अब आप बताइए सर, आप नेता होते, 4 दशक से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप डरते कि नहीं डरते सर कि इस भाजपा को तो कहीं कुछ हटाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा? जी वीरेन जी, वापस आते हैं। क्या हाई कोर्ट के आदेश का यही अर्थ था जिसको दिल्ली पुलिस ने समझा, या वाकई ऐसी कंडीशन आ गई थी कि इनको तुरंत यहां से हटाया जाए हिरासत में लेकर के, या जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संसद सत्र सामने है, 20 जुलाई को यहां से संसद तक मार्च होना था। वैसे इनके अलावा उमर अब्दुल्ला भी घोषणा कर चुके कि पूर्ण राज्य की मांग लेकर के हम भी मार्च करेंगे, संसद से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो क्या अब ये संसद सत्र चूंकि सामने है तो एक आधार बन गया है विपक्ष के लिए, और एक राजनीतिक मुद्दा बना करके वो संसद की कार्रवाई को रोकेंगे, अब सरकार को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश करेंगे? उमर अब्दुल्ला तो कह चुके हैं कि हमने तो एक हफ्ते पहले हमने एप्लीकेशन दी है, प्रार्थना पत्र दिया है, अभी पुलिस ने उसने कोई निर्णय नहीं किया है। जहां तक पुलिस द्वारा उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाने की बात है, तो ये अनशन के मामले में पुलिस का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। कोर्ट का आदेश होता या ना होता, यदि सोनम की अगर स्वास्थ्य गड़बड़ होता, स्थिति गंभीर होती या उसकी हालत क्रिटिकल हो जाती, तो जाहिर है उससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा था और देश के कई भागों में इससे हिंसा फैल सकती थी। तो पुलिस इज 100% जस्टिफाइड कि जो उसको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उसको इंट्रावेनस फीडिंग की जा रही है। और वैसे उन्होंने जो है शायद अभी कुछ लेने से मना किया है, लेकिन अब हॉस्पिटल में है तो फोर्स फीडिंग होगी या सिडेशन में होगी। और सोनम वांगचुक की पत्नी ने अलग तरह से कोर्ट के ऑर्डर को इंटरप्रेट किया है, जबकि वास्तविकता ये है कोर्ट के आदेश ने ही पुलिस का काम आसान बना दिया है। अब कोर्ट जो भी काम पुलिस ने किया है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मैंडेट के अंतर्गत किया है।
अपनी तरफ से पुलिस ने कुछ भी नहीं किया है। और ये सबको मालूम है कि जब 20 तारीख से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, तो आप जानबूझ करके एक जो है ऐसी सिचुएशन ट्रिगर क्यों क्रिएट करना चाहते हैं, जब संसद शुरू हो रही है। और जहाँ तक नीट एग्ज़ाम की बात है, तो नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का एग्ज़ाम दोबारा हो गया, उसका परिणाम भी आ गया, उसकी सीबीआई इंक्वायरी भी जारी है। कई राज्यों में काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए हैं, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में। वो केस जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है और मेरा ख्याल है कि वो मामला चार्जशीट के बहुत करीब होगा। तो ये जो है, इनको एक ना एक पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन चाहिए। सरकार से भिड़ना है, पुलिस को मजबूर करना है कि गोली चलाओ या कम से कम लाठी तो चलाओ, ताकि बढ़िया-बढ़िया विजुअल बने, बढ़िया ऑडियो बने और बढ़िया वीडियो बने और ताकि पूरे पूरे विश्व में भारत को बदनाम किया जा सके और ये कहा जा सके कि भारत में डेमोक्रेसी जो है खतरे में है। और ये प्रचार तो कांग्रेस का पिछले 12 साल से अधिक हो गया, ये चल ही रहा है। तो इंडिया को के खिलाफ जितना नेगेटिव कैंपेन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये पिछले 12 साल से करते आ रहे हैं, तो इनको नया मुद्दा चाहिए। आपने देखा होगा किसान आंदोलन के समय भी ये कोशिश की गई थी, वहाँ पे कई हत्याएँ एक लेबर की हत्या भी हो गई थी। वहाँ पे रेप के भी आरोप लगे थे और भी ऐसी घटनाएँ हुई थी जिससे उस आंदोलन का नाम रोशन तो नहीं होता है। तो ये टकराव चाहते हैं। टकराव से ही इनका आंदोलन आगे बढ़ता है, ढपली वाले गैंग की ये और कम्युनिस्टों का पूरे विश्व में यही ये इनकी मोडस ऑपरेंडी यही है, इनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग यही है। दे वांट कन्फ्रंटेशन, इनको टकराव चाहिए, इनको वितंडावाद चाहिए और आपने वहाँ देखा होगा कि वहाँ पे मामला तो धर्मेंद्र प्रधान का है और एक वहाँ नेता कह रहा था महेंद्र प्रधान, तो वो टीवी रिपोर्टर ने पूछा महेंद्र प्रधान कौन है? बोला हमको नहीं मालूम। और वहाँ पे हिंदू सनातन धर्म को गाली दी जा रही है, भगवान राम के बारे में आपत्तिजनक बातें की जा रही हैं, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। अब ये महेंद्र प्रधान से ब्राह्मण कहाँ से आ गया भाई? तो ये सब जो है, जो वहाँ किया जा रहा है, वो सारे एक जो है कैसे विवाद को बढ़ाया जाए, कैसे समाज में तनाव बढ़ाया जाए, कैसे फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करके समाज में जो विखंडन बढ़ाया जाए। और वहाँ पे ब्राह्मण भी आ गया, दलित भी आ गया, डॉक्टर अम्बेडकर भी आ गए। हर तरीके से जहाँ-जहाँ से घृणा फैल सकती है, जहाँ-जहाँ से फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करके समाज में तनाव बढ़ाया जा सकता है, वो सारे तौर तरीके वहाँ इस्तेमाल हुए हैं। और 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 बातें हो रही हैं कि साहब जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। एक नेता ने आज तक ये नहीं कहा कि भारत में कोचिंग संस्थाओं का, कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो इंडस्ट्री है, उसका साइज़ करीब 1 लाख करोड़ रुपए का है और ये हर राज्य में है। और ये बहुत पैसे वाले लोग हैं और 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 जो अभिषेक को तो पता ही है, पटना के खान सर और रोशन आनंद जी कितने बड़े लोग हैं, दे आर ऑल बिलियनियर्स। तो किसी ने ये नहीं कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या ऐसी कमियाँ हैं, क्या ऐसी खामियाँ हैं कि छात्रों को चाहे डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, एमबीए करना हो, आईएएस बनना हो, इवन रेलवे की नौकरी करनी हो, नॉन टेक्निकल जो वहाँ वो है एनटीपीसी कैटेगरी जो कहलाती है रेलवे में, नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल कैटेगरी, वहाँ तक की नौकरी के लिए भी कोचिंग करना है। अगर सेना में अग्निवीर बनना है तो भी कोचिंग करना है। तो ये कोचिंग का जो मकर जाल है, इसके बारे में किसी ने एक शब्द नहीं बोला पिछले 3 महीनों में। बस केवल जो है कैसे सरकार को पॉलिटिकली एम्बैरेसमेंट सरकार के लिए क्रिएट किया जाए, सारा काम इस पे हो रहा है। अभिषेक जी, देखिए 3 एस्पेक्ट्स हैं इसके, ठीक है। 1 दिन का अनशन, 21 दिन का, हाई कोर्ट की टिप्पणी, निर्देश का जो भी सार हो, जो भी ग्रहण किया है पुलिस ने, और पुलिस की कार्रवाई, एक्शन। अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया, जाहिर है सुरक्षित करने के लिए ही कराया गया है, वरना 21 दिन से वो और करीब 28-29 दिन से ये लोग, पुलिस ने कभी कोई जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की, इनको हटाने की कोशिश नहीं की। अब अगर हम देखें इसका दूसरा पॉइंट, किस तरीके से इस पर राजनीति की गई। केजरीवाल पहुंच गए,
संजय सिंह पहुंच गए, योगेंद्र यादव पहुंच गए, प्रशांत भूषण, इसके अलावा अरुंधति राय पहुंच गई, टीएमसी के 2-3 सांसद पहुंच गए, वाम दलों के नेता पहुंच गए, डपली गैंग पहुंच गया, पूरा इकोसिस्टम जो है वो इनको सपोर्ट कर रहा था। अच्छा, सब जानते हैं भाई, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सबको अधिकार है। आपको एक दिन की परमिशन मिली थी, आप एक दिन में नहीं गए, आप यहाँ जम करके बैठ गए। आपने आमरण अनशन की भी अनुमति नहीं ली और आपने आमरण अनशन शुरू करवा दिया। अब अगर राज्य का ये अधिकार नहीं है कि वो किसी के जीवन की रक्षा करे, और इस देश की अदालतों को भी ये आप हक छीन रहे हैं उनसे कि वो किसी के स्वास्थ्य की चिंता करे और राज्य को कहे कि आप उनके स्वास्थ्य पर नजर रखिए और जरूरी पड़े तो फिर उनको चिकित्सा उपलब्ध कराइए। इन चीजों का जिस तरीके से राजनीतिक एक तूल दिया जा रहा है और एक आधार तैयार किया जा रहा है संसद सत्र से पहले, तो ये बैंकरप्सी मानते हैं आप विपक्ष की कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है? नहीं सर, पहली बात तो ये कि मुझे केजरीवाल एंड गैंग पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये जहर दे के मार सकते थे, ये अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हत्या करवा सकते थे, इन्होंने कराया। उदाहरण देता हूं पास से, ऐसे थोड़े बोलते कि केजरीवाल के इंसाइक्लोपीडिया है। अरविंद केजरीवाल, आशुतोष, संजय सिंह, ये सब खड़े थे और गजेंद्र किसान इनके सामने लटक गया। कैसे लटक गया? कैसे आत्महत्या कर ली? कन्विंस किया होगा, अरे बचा लेंगे, नहीं बचाया गया, ऐसे हो गया। आज तक तो कहीं और नहीं हुआ है। फिर इसके बाद लोग उस वक्त आके कह रहे थे माफ कर दो, राजनीति मत करो। आज वही राजनीति दोहराई जा रही थी। कौन जिम्मेदारी लेता वहां पर अगर कोई मार ही देता तो? मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। सर, बचपन में फिल्म देखी थी, बड़ा प्रशंसक उस फिल्म का, गाइड। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए राजू गाइड तो दूसरे तरह का व्यक्तित्व था। गांव वालों ने कहा कि साधु बाबा हैं, तो वो साधु बाबा के व्यक्तित्व में ढल गए और पानी के लिए जबरदस्ती मर गए। वो फिल्म थी तो भगवान ने बारिश बरसा दी। आज ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं इसके कारण धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कुछ दिन टल गया, वरना हो जाता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मोदी सरकार ही बर्दाश्त नहीं करती, इनके कारण टल, क्योंकि ये रुकेंगे नहीं ना। फिर ये अराजकता की राजनीति है, ये एनार्किस्ट एटीट्यूड है। फिर ये कल को प्रधानमंत्री मोदी को का इस्तीफा मांगने के लिए अनशन पे बैठ जाए, तब तो विचारधारा के नाम पर देश की जनता बेकार वोट कर रही है। ये कोई मतलब? कल आकर के केजरीवाल बोला, इनफैक्ट आज बोला कि अब मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। तुम होते कौन हो? औकात है तो अभी चुनाव लड़के जीत के दिखा लो। लड़े तो थे दिल्ली में अलायंस में, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलायंस में लड़ी थी। जो जूते मारे हैं दिल्ली के जनता ने इन दोनों के मुंह पे, बेशर्मों की तरह आकर के खड़े हो जाते हैं। इनको कोई न लाज है ना हया है, और ये राजनेता बनने को आते हैं। अगर आपके पास किसी विचारधारा को लेकर के आइडियोलॉजी है तो बात कीजिए। आपकी क्या आइडियोलॉजी है? एक कह रहा है कि हर बुत गिरवाए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। दूसरा आकर के ब्राह्मणवाद के नाम पर गाली दे रहा है। नीट की बात कहां हो रही है? पेपर लीक की बात कहां हो रही है? किसने? और आज आपको बड़ा हो रहा है कि इक्वालिटी की बात करनी है। नीट एंड एजुकेशन, उसके अंदर रिजर्वेशन इटसेल्फ अ फ्रॉड। -4 नंबर ला करके इसी नीट में पीजी का पेपर मिल रहा है लोगों को। एक्सपर्टाइज करेंगे ये, फिर एमडी करेंगे, एमडीएस करेंगे, कैसे करेंगे? दिस होल ब्लडी सिस्टम इज फ्रॉड। और आज आप अचानक से आपको याद आ गया, कोचिंग संस्थानों का, ये सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म ही इसीलिए हुआ है ताकि मूलभूत सरकारी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से कोलैप्स किया जा सके, क्योंकि उसी कोलैप्स सिस्टम के आधार पर तो ये प्राइवेट मिशनरीज स्कूल खुले होंगे।
आप बताइए सर, ओमकार सर, जब आप स्कूल में थे तो कितने मिशनरी सेंट जोसेफ, सेंट कैरेंस आपके मेरठ वगैरह और उसके आसपास कॉलेज थे? बताइए दर्शकों को। नहीं थे, लेकिन इतने नहीं थे, नगण्य थे वो। नगण्य के बराबर थे ना, वो इसलिए थे क्योंकि सरकारी स्कूल में बढ़िया शिक्षा व्यवस्था थी। आज क्यों है ऐसा? क्योंकि स्वयं सरकारी स्कूल के शिक्षक के बेटे, सरकारी स्कूल के शिक्षक के बेटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या बात करते हैं? ये सारा कुछ खेल ही इसलिए किया गया है। लालू प्रसाद यादव ने अपने किडनी का इलाज कहां करवाया? सिंगापुर में करवाया। अपनी बहू रानी का इलाज कहां करवाया? कलकत्ता में बड़े सर्जन से करवाया, टॉप नॉन सर्जन से कराया। तो ये कहां इक्वालिटी मान रहे हैं? इक्वालिटी नहीं। जहां पर आपको वास्तव में टैलेंट की जरूरत थी, तो वहां तो आपने देखा कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण के लोग मोदी जी को मां बहन की गाली दे रहे हैं। मुझे आज तक एक प्रोटेस्ट का मकसद समझ में नहीं आया। पहलवान आंदोलन है सर, सॉरी फॉर बीइंग अग्रेसिव। पहलवान आंदोलन हुआ, yes. इसके बाद किसान आंदोलन हुआ, इसके पहले शाहीन बाग आंदोलन हुआ। ये प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली क्यों देते हैं? और शाहीन वहां शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर वही हुआ। आप प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली क्यों देते हैं? प्रोटेस्ट करने आया है ना। मुझे इस बात का उत्तर कोई दे। और चटकारे लेके सर वायरल करवाया जाता है, मैं बता रहा हूं इंटेंशनली। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आपके प्रोटेस्ट का तरीका है। भाजपा विपक्ष में नहीं थी, भाजपा विपक्ष में थी और भाजपा ने विपक्ष की भूमिका को बखूबी निभाया। आज उसी की रोटी काट रही है, उसी का फसल खा रही है, उसी का फसल काट करके रोटी बना के वो खा रही है। ये बात माने तो ये जो ड्रामा है, ये जो इमोशनल सीन है, उससे जनता कनेक्ट नहीं करेगी। ना तुम्हारे पास कोई विजन था। तुमने बोला था कि बाटला हाउस इनकाउंटर पर अरविंद केजरीवाल ने बोला था ना फ्रॉड है। मोहनलाल शर्मा के परिवार के आंखों में आंखें डाल के आज यही बात अरविंद केजरीवाल बोल सकता है? बोल सकता है? ये सब फ्रॉड लोग हैं। इनका ना कोई राजनीति विचार रहा है, न कभी विमर्श रहा है, और आज दिल्ली में एक आदमी के लाश पर राजनीति करना चाहते हैं। इनका एकमात्र यही सिद्धांत। अब जरा आते हैं उस सेगमेंट पर जिसकी चर्चा अभिषेक ने बहुत संक्षेप में की थी। 2011 4 और 5 जून की रात्रि स्वामी रामदेव अपने समर्थकों के साथ रामलीला मैदान में धरने पर बैठे हुए थे और रात में कार्रवाई हुई। बड़ी संख्या में पुलिस बल, अर्धसैनिक बल तैनात किए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया, प्रदर्शनकारियों को हटाया गया, स्वामी रामदेव को हिरासत में लिया गया और कई घंटे तक उनका पता नहीं चला वो कहाँ है। बाद में उनको देहरादून में लैंड करा करके हरिद्वार भेजा गया। इस कार्रवाई की व्यापक आलोचना हुई। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस की कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की। भट्ट साहब, आज हाईकोर्ट के आदेश पर अगर सोनम वांगचुक को वहां से उठा करके अस्पताल पहुंचाया गया और सम्मान के साथ, ये जो अभिजीत दीप के और दूसरे कॉकरोच आरोप लगा रहे हैं साहब, उनको गाली गलौज किया गया, उनको धक्के मारे गए, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। ऐसे किसी विजुअल में दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि वो हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं वहां से। तो एक सम्मानजनक जो तरीका होता है, बल्कि इन लोगों ने रास्ता रोकने की कोशिश की थी, इनके साथ पुलिस की धक्का मुक्की हुई हो तो हुई हो, लेकिन उनको तो सम्मानजनक तरीके से वहां ले जाया गया। तो ये विपक्ष कांग्रेस से लेकर के सारे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या ये है या 4-5 जून 2011 को स्वामी रामदेव के साथ जो हुआ था वो लोकतंत्र की हत्या थी? स्वामी रामदेव को के लिए बाकायदा जाल बिछाया गया था। वो जब सफदरजंग एयरपोर्ट पे लैंड किए थे
तो वहां पे 5 कैबिनेट मिनिस्टर उनको रिसीव करने गए थे। उसमें प्रणब मुखर्जी भी गए थे, ये भी आपको याद होगा। और बाबा रामदेव को महिलाओं के कपड़े पहन के वहां से भागना पड़ा था, सलवार पहन करके। और उसके बाद सालों तक कांग्रेसियों ने सोशल मीडिया पे बाबा रामदेव का मजाक बनाया और उनका नाम रख दिया सलवारी बाबा, और बहुत ही भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो कांग्रेसी अपना पाप भूल जाते हैं। तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, और वहां पे तो हजारों की भीड़ इकट्ठा थी रामलीला मैदान में। देश भर से लोग आए थे, बड़ी संख्या में बिहार से भी लोग आए थे उसमें। वहां कम से कम, और वो लोग सब वहां जमे रहे रात भर वहां पे। कम से कम 10,000 लोग से ज्यादा लोग रहे होंगे, और सब अपनी अपनी व्यवस्था से आए थे, अपना भोजन पानी की व्यवस्था करके आए थे। और उस समय देश में भ्रष्टाचार को लेकर के, महंगाई को लेकर के जनता में बहुत भयंकर गुस्सा था मनमोहन सिंह की सरकार को लेकर के। और आपको याद होगा उस समय अन्ना हजारी भी उसके पहले अनशन पर बैठे हुए थे, और उन्होंने रैली निकाली थी और लंबा जुलूस निकाला था। उसमें भी 1.5-2 लाख लोग शामिल हुए थे। तो कांग्रेस को ये बात इतिहास याद नहीं होगी, लेकिन इनकी संग समस्या ये है कि ये जो एक शायर ने कहा है ना कि राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है, जाने क्या ढूंढती है ये आंखें मुझ में। तो ये राख का ढेर है, इसमें कोई, ये केवल इसमें शोला ढूंढ रहे हैं, कैसे आग लगाई जाए। बंगाल के चुनाव के बाद विपक्ष के पास सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इनके लिए अब इनको समझ में आ गया है कि जो 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 इनकी देश की राजनीति थी हिंदू मुसलमान में बांटने की, वो बंगाल में और असम में मुंह के बल गिरी है। अब यही चिंता खाई जा रही है अखिलेश को कि यूपी में उनका क्या होगा। लेकिन बंगाल के चुनाव से लगता है इन्होंने कोई सबक नहीं लिया है, लड़ते रहना है। यूपी का चुनाव जो होगा, और अगर पंजाब में बीजेपी की सरकार बन गई, ये बहुत बड़ा झटका होने वाला है। और 2029 के पहले अभी 11 या 12 राज्यों में चुनाव होना है। अकेले 7 राज्यों में चुनाव तो अगले साल है, फरवरी मार्च में है, और 2 राज्यों हिमाचल और गुजरात में अक्टूबर नवंबर में है। तो ये भी बहुत क्रूशियल चुनाव हो रहा है। तो ये जो सारा जो प्रपंच रचा जा रहा है, जो झूठा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है और हिंसा का माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है, ये केवल आने वाले 27 और 28 में 11-12 राज्यों के चुनाव और 29 में लोकसभा चुनाव में विपक्ष अपनी सीट पक्की कर लेना चाहता है, अपना भविष्य को सिक्योर करना चाहता है। अब इंडिया अलायंस के में शिवसेना उद्धव ठाकरे समाप्त हो गई, तृणमूल कांग्रेस समाप्त हो गई, डीएमके अलग हो गई। शरद पवार का आपको पता ही है कि वो अब मन वचन कर्म से तो इंडिया के साथ नहीं है, और जो अब तक सुप्रिया सुले कह चुकी है। तो इनके 4 बड़े पार्टनर जो चले गए। आम आदमी पार्टी तो इनके साथ थी नहीं, लेकिन एंटी बीजेपी है, उसके भी 7 राज्यसभा के मेंबर जो है बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो पिछले अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीनों में विपक्ष को बहुत झटका लगा है। और भाई डीएमके सबसे बड़ी ताकत थी इंडिया अलायंस की तमिलनाडु में, वो इनसे अलग हो गया। अब ये अलग बात है, कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि डीएमके से आपने अलायंस किया था, और उस अलायंस के बल पर डीएमके के वोट पर आपके 4 या 5 विधायक जीते थे, और बिना डीएमके को कंसल्ट किए बगैर आपने डीएमके का साथ छोड़ दिया, और आप जो है जोसेफ विजय के साथ चले गए। तो इंडिया अलायंस को खाली चुनाव में झटका नहीं लगा है, उसका गठबंधन भी कमजोर हुआ है। तो इसलिए अब अपने लॉस्ट ग्राउंड को कैसे रिगेन किया जाए, तो ये फर्जी वितंडा खड़ा करो कि जो है कि नीट में ये हो गया। तो जैसा कि अभी अभिषेक ने कहा, मैंने भी कहा कि भाई ये सनातन धर्म को गाली क्यों दी जा रही है, भगवान राम को गाली क्यों दी जा रही है, ये ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की की बात क्यों हो रही है, यहाँ जाति और धर्म कहाँ से आ गया। ये तो एक शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। राहुल गांधी क्या करने गए थे देहरादून, और राहुल गांधी क्या करने गए थे कोटा, ये केवल आग लगाना चाहते हैं। और इनको जवाब दिया था प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया में कि भारत की जेन जी तो अब जो है भजन संध्या करती है। तो यहाँ पे और 20 दिन में आपने देखा कि जंतर मंतर में ये 1000 लोग नहीं इकट्ठा कर पाए। और आज भी संख्या जो है, ज्यादा संख्या यूट्यूबर्स की और पत्रकारों की और पुलिस वालों की थी। इनके आंदोलनकारी वही 100-150 थे बस।
तो इनके सामने अब अपोजिशन जो है, मुझे लगता है बिल्कुल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। दे आर फाइटिंग एन एग्जिस्टेंशियल बैटल, और इनको लग रहा है कि अगर सरकार के ऊपर अगर दबाव नहीं बना पाए, तो लोकसभा का सेशन में सरकार ने जो अपना लाइनअप किया है, इतने बिल पास कराने हैं, वो पास होके रहेंगे। और सरकार ने 2/3 बहुमत की व्यवस्था कर ली है। ये सरकार के फैसलों से, निर्णयों से जो आत्मविश्वास झलक रहा है, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार की अपनी तैयारी है, और सरकार का जो अपना एजेंडा तय है, और नरेंद्र मोदी सरकार बिना कोई तैयारी के कोई काम नहीं करती है। तो अपोजिशन जो है, इस 20-22 दिन का जो ड्रामा हुआ है, देश में कोई भी राजनीतिक संदेश देने में बुरी तरह असफल रहा है। उसी असफलता के गड्ढे को पाटने के लिए आज सुबह से ड्रामा चल रहा है कि उसके संग जोर जबरदस्ती की गई, अपमानित किया गया, गाली दी गई, और फोर्सिबली ले जाया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि सोनम वांगचुक की पत्नी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है, जबकि दीप के ऐसा बोल रहा है। जी अभिषेक जी, लास्ट टिप्पणी कोई? नहीं, मैं लास्ट टिप्पणी, ये जो बातें कह रहे हैं डेमोक्रेसी और इसकी हत्या की, आप दोनों तो उत्तर प्रदेश से हैं सर, मैं तो बिहार से हूं। 1 अक्टूबर 1994 को क्या हुआ था? मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड का डिमांड कर रहे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पे गोली चलवाई गई थी। वो तो फास्ट भी नहीं कर रहे थे। वो पार्टी के समर्थक और वो लोग आज हमें डेमोक्रेसी का ज्ञान देंगे? पॉसिबल है? नहीं, यूं तो मुलायम सिंह के कार्यकाल की आप बात कर रहे हैं, तो मुलायम सिंह ने तो अयोध्या में कार सेवकों पर भी गोली चलवाई थी। बिल्कुल, कार सेवकों पे तो गोली नहीं, मैं आंदोलन से ही जोड़ रहा हूं। वो तो एक अलग भक्ति आंदोलन का एक अलग चरम हो गया। मैं कह रहा हूं आंदोलनों की बात। आंदोलन ही हो रहा था, निहत्था कोई उपवास भी नहीं कर रहा था। अच्छा, सिर्फ मारा नहीं, लाशों को जहां जहां फिकवाया, आज तक कई वापस न लौट सके। उसमें तो महिलाओं के साथ रेप भी हुए थे। जी, मैं अभी यही बात बोलने वाला था, महिलाओं के साथ बलात्कार। मैं उन दिनों दैनिक जागरण मेरठ में हुआ करता था, और मेरी रिपोर्ट, लाइव रिपोर्ट, वो बैनर बन करके छपी थी 8 कॉलम में, पहले पेज पे। तो वो पूरा आंदोलन मैंने कवर किया था। इसीलिए मैंने पहले ही बोला सर कि आप तो वहां पत्रकारिता कर ही रहे थे, आपने तो देखा ही। मैं तो बिहार में एक आज नाम का अखबार होता था, मैं छोटा बच्चा था, मैंने पूछ लिया पिताजी से कि अलग स्टेट का मांग कर रहे थे छोटा सा, तो इसके लिए गोली क्यों मार दी? छोटा सा बच्चा दिमाग का प्रश्न पूछ बैठा। आज भी पूछ लेता हूं। इनमें से किसी भी आदमी को डेमोक्रेसी पर बात करने का अधिकार है ही नहीं जो डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। कोई नया रामपुर तिराहे की घटना थी। बुआ सिंह उस समय डीआईजी थे, और डॉक्टर कश्मीर सिंह एसएसपी मेरठ थे, राजेंद्र सिंह एसपी मुजफ्फरनगर थे, और उस समय वो घटना घटी। हाँ, एके सिंह डीएम था। हाँ, और उसमें एक बड़े पत्रकार की बेल मैंने ली है। मैं उसकी श्योरिटी मैंने फाइल की है, जो उसमें जो है मानहानि के मुकदमे में कन्विक्ट हो गए थे। मैं वहां नहीं जाना चाहता, मैं टॉपिक में मैं बोल रहा हूं कि जो सर ने पूछा कि सर ये कोई लोगों का नैतिक रोल बनता ही नहीं कि ये डेमोक्रेसी पर बात करें। ये सारे मास मर्डरर हैं डेमोक्रेसी के ये गब्बर सिंह है सर, गब्बर सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों के जुड़ने के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपने विचार, अपने ख्यालात यहाँ रखने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है कि आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें, और अभिषेक तिवारी जी का चैनल है द अभिषेक तिवारी शो, उनको सहयोग करें और उनको भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।